Good afternoon, students. लास्ट क्लास में IRR के क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, तो उसी के क्वेश्चन का जो पीडीएफ अभी हमने सेंड किया था आपके क्लास ग्रुप पे, वही पीडीएफ ओपन करिए और जो टेबल्स हमने लास्ट क्लास में भेजी थी वो टेबल ओपन करिए, क्योंकि उसी टेबल की हेल्प से ही हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर we can take help from that table. Okay, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्या कह रहा है, कोई कंपनी है, उसके पास इस टाइप का एक प्रोजेक्ट है जिसकी डिटेलिंग नीचे दे रखी है। तो प्रोजेक्ट क्या है, जो प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज है, और जो कैश इनफ्लोज जनरेट हो रहा है विद इन द 4 ईयर्स, जो कि प्रोजेक्ट का लाइफ स्पैन है 4 साल का, उसमें फर्स्ट ईयर में 1,000 का, सेकेंड ईयर में 1,000 का, नेक्स्ट ईयर में 2,000 का, लास्ट 4th ईयर में जनरेट हो रहा है 10,000 का। फाइन। हमें क्या करना है, कंप्यूट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कमेंट ऑन द प्रोजेक्ट इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 14%। हमें ये बताना है कि एक तो फाइंड करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा प्रोजेक्ट पे कमेंट करना है कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 14% है, उस केस में हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो ध्यान दो, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 10,000 रुपए है, बट जो क्या हुआ बेटा, समझ नहीं आ रहा है, बोलो। लोग तो बोलते भी नहीं हो कि यस और नो में कुछ रिस्पॉन्स दे दो। क्या है, जो हमारे कैश इनफ्लोज हैं वो हर एक ईयर के 4 ईयर्स तक के दे रखे हैं। अगर हम इन सारे कैश इनफ्लोज को ऐड कर दें, सारे कैश इनफ्लोज को, और फिर हमें एवरेज इनफ्लो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे इनफ्लोज को ऐड करने पर हमारा कितना आ रहा है, 1,000 प्लस 1,000 मीन्स 2,000, 2,000 में फिर से 2,000 ऐड किया जा रहा है। गुड आफ्टरनून बेटा। 4,000, और फिर 4,000 में जब हमने 10,000 ऐड किया तो हमारा आया 14,000। ये 14,000 जो कैश इनफ्लोज है ये एक एक ईयर में इस जनरेट हुए, और इस तरीके से जो टोटल 4 ईयर्स तक में हमारा टोटल 14,000 रुपए जनरेट हुए, जबकि उस केस में प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट सिर्फ 10,000 रुपए थी। अगर हमें एवरेज कैश इनफ्लो चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज कैश इनफ्लो के लिए जो टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे जो भी टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड है। तो टोटल टाइम पीरियड हमारा कितना था, 4 ईयर्स से रखा था, जो कि प्रोजेक्ट की लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आई है 3,500, ठीक है। मतलब कि 3,000 हमारा अगर एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये एवरेज इनफ्लो मीन्स, हाँ गुड आफ्टरनून, 3,500 रुपए हमारे ईच ईयर में जनरेट हो रहे हैं एज अ कैश इनफ्लो, ठीक है। अब हमें इसमें IRR तो निकालना है, साथ ही साथ हमें ये भी निकालना है, और एक और चीज, हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 14% दे रखी है। हमें ये भी देखना है कि ये जो IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है 10,000 रुपए, और प्रोजेक्ट का लाइफ स्पैन है 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये कितने टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट की कॉस्ट इनिशियली वापस से पेबैक हो जाएगी। तो पेबैक पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट थी जो कि 10,000 दे रखी थी, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एवरेज इनफ्लो से। तो जब हमने ऐसा किया तो हमारी वैल्यू आई है 2.857। 2.857 ये जो वैल्यू आई है, ये बेसिकली हमारा क्या कह रहा है कि 10,000 रुपए पे अगर हम 3,500 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी ये जो वैल्यू आ रही है दैट मीन्स इतने ये वैल्यू हमारी कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम देख सकते हैं। अब ऐसा करो, टेबल नंबर A4 खोलो, टेबल नंबर A4 खोलो। खोलो बेटा, थोड़ा फास्ट काम करो। टेबल नंबर A4 जो हमें दे रखी है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी वाली, एन्युटी की टेबल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे जो कैश इनफ्लोस हैं वो बिना ब्रेक के ईयर बाय ईयर जनरेट हो रहे हैं, और एन्युटी हमारी कहलाती है क्या, सीरीज ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। खोली सबने टेबल। अब उस टेबल में देखो, यहाँ पे हमारी ये जो वैल्यू है ये 2.857, ये जो वैल्यू आई है ये 4 साल की जनरेटेड वैल्यू है।
अब तुम्हें क्या देखना है, 4 इयर्स ये जो दे रखे हैं हमारे वर्टिकल कॉलम, ये सारे टाइम पीरियड के हैं। 4 इयर्स पे हमें ये ध्यान देना है कि ये नियरेस्ट वैल्यू कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिख रही है। ठीक है, 4 इयर्स पे ये जो वैल्यू है 2.857, ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नियरेस्ट दिख रही है। तो अगर तुम ध्यान दो 15% पे 4 इयर्स के लिए वैल्यू देखो तो हमारी वैल्यू आ रही है 2.855, ये आ रही है 2.855। यहाँ हमारी जो वैल्यू है वो है 2.857। तो अगर हम इस पीवीएफए टेबल को कंसीडर करें तो हमारी ये जो वैल्यू 2.857 फॉर 4 ईयर इज फाउंड टू बी इन 15%, जो कि हमें टेबल में भी दिख रही है कि 15% पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो वहां पे हमारी वैल्यू 15% पे 4 साल के लिए 2.855 है। दैट मीन्स जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 14% तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे ही रखी थी और 15% हमारी खुद की वैल्यू आई है जो कि इस कैलकुलेशन के बाद आई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब वो टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले लिखना कैलकुलेशन ऑफ IRR, पहला कॉलम बनाओ ईयर का, जितने साल का टाइम स्पैन दे रखा है उतने नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे, तो 4 इयर्स दे रखे, यहाँ हमने 4 मेंशन कर दिए। नेक्स्ट कॉलम बनाओगे कैश इनफ्लो का। कैश इनफ्लो का क्यों बनाओगे, क्योंकि ये कैश इनफ्लोज हमारे इन्हीं 4 इयर्स में जनरेट हुए हैं। ठीक है, अब देखो कैश इनफ्लो के लिए ये तुमने मेंशन कर दिया कैश इनफ्लो। अब यहाँ हमें एक और चीज देखनी है कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो है 10,000 रुपए, ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे ये ध्यान दें 1,000, 1,000, 2,000 और 2 4,000, 3 साल का अगर डेटा ध्यान दे तो 3 साल में तो हमें पूरी वैल्यू नहीं मिल रही है, बट अगर हम फोर्थ कैश फ्लो को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारी वैल्यू जो प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट है ये 10,000 इससे एक्सीड कर रही है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, तुम लोग थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं खर्च करना पसंद करते हो। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारी वैल्यू आई है 2.857, ये हमारी 15% रेट पर आई है, लेकिन ये 2.857 उस केस में आई है जब हमने एवरेज कैश इनफ्लो 3,500 ले रखा है। ठीक है, जबकि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग अगर हम ये 10,000 को ना भी ऐड करें तो हमें 4 साल नहीं लगने हैं। हमारे प्रोजेक्ट की ये जो कॉस्ट 10,000 है ये हमें उससे पहले ही मिल जाएगी। ठीक है, और ये हमारी 15% आई है, जबकि क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें 14% दे रखी है। यहाँ भी दे रखा है हाउ एवर द कैश इनफ्लोज इन द अर्लियर ईयर्स आर लोअर, द एनपीवी में फाउंड बी एट 10% और 11%। जो अभी हमने पहले ही जब पिछले क्लास में समझा रहे थे तो IRR के लिए हमने एक वर्ड का यूज किया था कि हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे नहीं रखा होता है, हमें खुद से रेट ऑफ इंटरेस्ट को हिट करना होता है और ट्राई करना होता है। यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, यहाँ जो हमने फाइंड किया है वो 15% आया है, यहाँ दे 14% रखा है, लेकिन ये उस केस में जबकि हमारा कैश इनफ्लो 3,500 है ऑन एन एवरेज, लेकिन हर ईयर हमारा 3,500 जनरेट हो रहा है, बट ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि ईच ईयर हमारा कितना जनरेट हुआ है, पहले साल 1,000, दूसरे साल 1,000, तीसरे साल 2,000 और फोर्थ ईयर में जस्ट जंप करके ये हमारा कैश इनफ्लो 10,000 पे पहुंच गया है। इसलिए हमने क्या किया, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था हमारा वो हमने देखा कि 10% और 11% हम लेकर चलते और उससे हम कैलकुलेशन लेकर चलते। ठीक है, ये जो 10 और 11% है, यहाँ तो तुम सॉल्व देख रहे हो क्वेश्चन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई जरूरी नहीं है कि तुम 10 और 11% लो, हमें जो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है वो 14% से नीचे ही लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो है 10,000, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से वैल्यूज में वेरिएशन हो रहा है, इसलिए हम करीब 5% नीचे आए। हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखी है 10% पे, 10% पे। अब यहाँ ध्यान दो, ये तो हमारा एनवीटी का था, इसलिए हमने एनवीटी की टेबल देख ली, तब हमारी वैल्यू आ गई। बट जब हम यहाँ की बात करेंगे, क्योंकि ये कैश इनफ्लोज इक्वल नहीं है, यहाँ हम सिर्फ पीवीएफ टेबल देखेंगे, जो कि हमारी टेबल है टेबल नंबर A2, टेबल नंबर है A2।
टेबल नंबर A2 पे 10% के लिए पहले साल की वैल्यू दे रखी है 0.9091, दूसरे साल की है 0.8264, तीसरे साल की है 0.7513, फोर्थ ईयर की है 0.6830। ये तो हमारी वो वैल्यू हो गई जबकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेकर चल रहे थे। अब हमने क्या किया, इस कैश फ्लो की को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारी सारी प्रेजेंट वैल्यू जनरेट हो गई। ठीक, नेक्स्ट हमारा हमने क्या किया था, नेक्स्ट ईयर की ले रखा था 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 11% पे हमारे पहले ईयर की वैल्यू थी 0.9009, दूसरे साल की थी 0.8116, थर्ड ईयर की थी 0.7312, फोर्थ ईयर की थी 0.6587। तो राउंड ऑफ किया तो 0.901, 812, 0.731, 0.659। अब हमने क्या किया, फिर से इसी कैश इनफ्लोस को इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे दोनों केस में 10% में और 11% दोनों केस में हमारी वैल्यूज का टोटल अब हमने किया, तो 10% पे हमारी वैल्यू का टोटल आया है 10,067 रुपीज, और 11% पे आया है 9,065 रुपीज, 9,765 रुपीज। अब अगर ध्यान दो तो अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जैसे 10% था, ये 11% है, 11% की वैल्यू जो हमने निकाली है उस केस में हमारी जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उससे कम वैल्यू आ रही है। कितनी कम आ रही है, 235 रुपए। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं 235 रुपए के लॉस पर है। बट अगर हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम फायदे में हैं 67 रुपीज के। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट थी वो सिर्फ 10,000 रुपए थी, यहाँ जो हमारा इनफ्लोज आ रहा है वो 10,067 रुपीज का आ रहा है। दैट मीन्स हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दो थे वो कौन से हो गए, 10% और 11%। मतलब ये जो हमने एक ट्रायल मेथड लगाया था 10 और 11% का, वो सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये मेथड फॉर्मूला होता है लास्ट क्लास में जो समझाया था वो लगाएंगे। क्या होता है वो फॉर्मूला, जो हमने लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रखा हो प्लस जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई हो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, डिवाइडेड बाई पीएक्स माइनस पीवाई, मतलब जो फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से आई है माइनस जो सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से वैल्यू आई है, मल्टीप्लाइड बाई जो हमने दो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रखे थे, मतलब 11% और 10%। जब हमने ये सॉल्व किया तो हमारी ये जो इतनी वैल्यू है, ये इधर वाली जिसपे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये हमारी वैल्यूज आई सॉल्व करने के बाद 0.22%। जब हमने ये ऐड किया तो हमारी वैल्यू आ गई 10.22%। ये हमारी आनी चाहिए था नियरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न IRR का, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बट हमें जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे थे हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी थी 14% की। बट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इतने परसेंट पे हमें रिटर्न दे रहा है। अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी क्या होगी, वैल्यू कम होती जाएगी। देखो 11% पे ही हमें 235 रुपए का लॉस हो रहा था, तो सोचो जब हम 14% पे आएंगे हमारा लॉस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। लॉस बढ़ जाना मतलब कि हम उतने टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट को रिइम्बर्स या रिटर्न नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अब क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? तुम लोग एटलीस्ट यस और नो में रिस्पॉन्स तो दिया करो। हद होती है, तुम लोग को जरा भी समझ ही नहीं है, सेंसिंग में नहीं रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई कॉस्ट ₹50,000 एंड ₹25,000 रिस्पेक्टिवली। दो प्रोजेक्ट है जिनकी कॉस्टिंग कितनी है, 50,000 और 25,000। ठीक, इनके कैश फ्लोज हमें दे रखे हैं, हमें फाइंड क्या करना है, IRR दोनों प्रोजेक्ट के लिए, और ये भी बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर हम इनफ्लोस की बात करें तो हमारे पहले प्रोजेक्ट मींस प्रोजेक्ट एक्स के लिए 5 इयर्स का इनफ्लो दे रखा है, प्रोजेक्ट वाई के लिए 4 इयर्स का इनफ्लो दे रखा है। तो जब हम इसमें फर्क ये तब आएगा जब हम एवरेज इनफ्लोस निकालते हैं, उस केस में हम प्रोजेक्ट एक्स को 5 से डिवाइड करेंगे और वाई को 4 से डिवाइड करेंगे। अब अगले इसी क्वेश्चन के आगे पार्ट पर आओ। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारा कैसे निकलेगा, लाइक इसमें निकाला था ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वैसे ही इस केस में भी निकालेंगे। क्या करें हम, ये हम जो हमारी ये प्रोजेक्ट के इनफ्लोज जनरेट हुए हैं इनका टोटल करेंगे।
जैसे यहाँ पे अगर हमने टोटल किया तो हमारा कितना आ रहा है प्रोजेक्ट एक्स के लिए 5,000 प्लस 15,000 मतलब 20,000, 20 और 30 50,000, 50 और 20 70,000, 70 और 10 80,000। ठीक है, 80,000 ये हमारे टोटल वैल्यू आ रही है। 5 साल का हमारा क्या है प्रोजेक्ट का लाइफ स्पैन है। तो अगर हम 80 को 5 से डिवाइड कर दे तो हमारा कितना आएगा 16,000। दैट मीन्स 16,000 हमारा एवरेज कैश इनफ्लो आ जाएगा, जैसे हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब प्रोजेक्ट वाई के लिए आओ। प्रोजेक्ट वाई में हमारा जो टोटल कैश इनफ्लो है वो है 40,000 का, और जो हमारा लाइफ स्पैन है इस प्रोजेक्ट वाई के लिए वो है 4 इयर्स का। तो अगर हम इस 40,000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है वो हमारा कितना आएगा 10,000 एवरेज कैश फ्लो जो आएगा, यही तो आएगा। 40,000 को 4 से करेंगे और उधर जो 80,000 आया था उसको 5 से करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जैसे कि यहाँ निकाला था, सेम वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिवाइड कर दो उसके एवरेज कैश इनफ्लो से। यहाँ भी यही किया था, प्रोजेक्ट की कॉस्ट टोटल 14,000 थी, उसको डिवाइड किया 4 से। ठीक है, यहाँ हमने सॉरी 10,000 थी प्रोजेक्ट की कॉस्ट, उसको डिवाइड किया 3,500 जो कि हमारा एवरेज कैश इनफ्लो आया था। यहाँ भी हमने यही किया, प्रोजेक्ट एक्स की कॉस्ट थी 50,000, एवरेज कैश इनफ्लो आया था 16,000। जब हमने आपस में डिवाइड किया इनको तब आई हमारी वैल्यू 3.125। ठीक, ये प्रोजेक्ट एक्स के लिए। प्रोजेक्ट वाई के लिए कॉस्ट थी 25,000 और हमारा एवरेज इनफ्लो था 10,000 का। जब हमने आपस में डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आई 2.5। अब हमें दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग ये चीज देखनी है कि ये वैल्यू कहाँ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल पर आएंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल पर हमें ये देखना है कि 5 साल में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें 3.125 ये वैल्यू दिख रही है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल अब हम खोलेंगे। टेबल A2 देखो, टेबल A2 में हमें क्या करना है, 5 साल पे देखना है कि कब हमें वैल्यू कितनी दिख रही है 3.125। सॉरी, ये हम एनविटी की टेबल में देखेंगे। जो हमारी टेबल A4 है, 5 इयर्स पे हमारी वैल्यू आएगी 3.125। ये हमारी करीब आ रही है 18% पे। 18% जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहां हमारी वैल्यू है 3.1272। ये यहाँ भी यही दिख रहा है। प्रोजेक्ट एक्स के लिए हमारी वैल्यू 3.1272 है 5 इयर्स पे, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 18%। सेम यही काम अब हमें यहाँ करना है। जब हमारी वैल्यू 4 साल के लिए 2.5 है, अब हमें ये वैल्यू भी यहाँ पर देखनी है। 4 साल पे हमारी वैल्यू 2.5 करीब हमें दिख रही है। देखो 2.5 से ज्यादा हमें दिख रही है 20% पे, और 24% पे हमारी वैल्यू 2.40 है। मतलब 20% और 24% के बीच में कहीं हमारी वैल्यू लाई करेगी। तो हमने दोनों 20% की वैल्यू जो थी 4 इयर्स की और जो 22% की थी 24% की थी, उन दोनों का हमने एवरेज निकाल लिया। तब हमारी वैल्यू जो आई वो 22% पे करीब आई। यहाँ भी यही हमें दिख रहा है कि 4 साल पे 22% की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी इस वैल्यू के नियरेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई के लिए प्रेजेंट कैश इनफ्लोज निकालेंगे। ठीक है, या प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोजेक्ट एक्स के लिए 8% की 18% पे देखेंगे टेबल A2 की हेल्प से, और प्रोजेक्ट वाई पे हम 22% पे देखेंगे टेबल A2 की हेल्प से। फिर से वापस से टेबल बनाओ। टाइम पीरियड का पहला कॉलम ईयर्स का रहेगा, फिर प्रोजेक्ट एक्स पे आ जाओ, उसके बाद प्रोजेक्ट वाई पे। प्रोजेक्ट एक्स में पहला कॉलम हमारा रहेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का 18% पे जो भी हमने वैल्यू देखी है। तो पहले साल की वैल्यू है 18% पे 0.8475। नेक्स्ट है 0.7582, यहाँ पे 7182 है, उसे 7582 करना। फिर है 0.6086 जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.609 कर रहे हैं। नेक्स्ट है 0.5158 जिसे हमने 0.516 कर लिया। नेक्स्ट है 0.4371 जिसको राउंड ऑफ करके 0.437 किया। अब हमने कैश इनफ्लोज लिखे जो कि हमें दे रखे थे प्रोजेक्ट ए के लिए। फिर उसके बाद हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे प्रोजेक्ट की टोटल एनपीवी आ गई प्रेजेंट वैल्यू 47,965 रुपीज। सेम यही प्रोसेस हमें प्रोजेक्ट वाई के लिए करना है।
22% पे हमारे पहले ईयर की वैल्यू है 0.820, दूसरे ईयर की है 0.672, तीसरे ईयर की है 0.551, फोर्थ ईयर की है 0.451। अब जो इनके इनफ्लोज थे वो 10,000 का ईच इनफ्लो था। वहां पे हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया कि हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 24,940 रुपीज। अब जब हम इस पे ध्यान दें तो हम ऐसा देख रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू से को रिलेट करने पर हमारी जो वैल्यू प्रोजेक्ट एक्स के लिए है वो 50,000 से करीब 35 रुपए कमा रही है, और जो वाई के लिए वैल्यू है वो करीब 60 रुपए कमा रही है। दैट मीन्स जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हमने 18% और 22% लगाए थे वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, दोनों ही केस में हमारे प्रोजेक्ट एक्स की कॉस्ट थी 50,000, प्रोजेक्ट वाई की थी 25,000। ठीक है, दोनों ही केस में हमारी वैल्यूज कम आ रही है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम वापस से रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ जो हमारा 18% था और यहाँ 22% था उसको हम 2% करीब नीचे आ जाएंगे। वहां पे यहाँ 18 की जगह 16% करेंगे, 22% की जगह 20% करेंगे। अब जब हमने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सॉल्व किया तो हमारे प्रोजेक्ट एक्स की कॉस्ट आई 50,485 रुपीज, प्रोजेक्ट वाई की कॉस्ट आई 25,880 रुपीज। ठीक है, अब दोनों को अगर हम देखें तो जो ये प्रोजेक्ट एक्स है ये हमें करीब 485 रुपए ऊपर चल रहा है, और प्रोजेक्ट वाई करीब 880 रुपीज ऊपर चल रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट 50,000 और 25,000 की। दैट मीन्स हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी दी हुई वैल्यू से इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से वैल्यूज करीब अच्छे से आ रही है। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है प्रोजेक्ट एक्स के लिए। फिर से फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू मीन्स 16% प्लस पी एक्स हमारा कितना आया है 50,485 माइनस आई जो इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट था कितना था 50,000 का, डिवाइडेड बाई पी एक्स माइनस पी वाई जो ओरिजिनल वैल्यू निकाली, और जो हमारी पी वाई जो हमारा दूसरा रेट ऑफ रिटर्न मतलब 18% रेट ऑफ रिटर्न था उससे हमारी ये वैल्यू आ रही थी, ये एग्जैक्ट नहीं है, हमारी वैल्यू कुछ 49,000 कुछ 900 समथिंग आ रही थी। फिर हमने दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का माइनस कर दिया। अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आई 16.39%, जो कि है हमारे प्रोजेक्ट एक्स के लिए। प्रोजेक्ट वाई को जब हमने इन्हीं दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट से सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आई 21.87%। दैट मीन्स जो प्रोजेक्ट वाई है वो प्रोजेक्ट एक्स से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न हमें प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट वाई को एक्सेप्ट कर लेंगे और प्रोजेक्ट एक्स को रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, यही हमारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी दोनों वैल्यूज में से का कंपैरिजन करेंगे, जो वैल्यू हमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देगी वो वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर, ये थे हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला होता है जो हमारे कैश इनफ्लोज रहे हैं डिवाइडेड बाय जो इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक, हमारा एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इनिशियल कैश आउटले ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ₹50,000 and it generate cash inflows of rupees 20,000, 15,000, 25,000 and 10,000 in 4 years। ये हमारे कैश इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं 4 साल में यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड and appraise profitability of the proposed investment assuming 10% rate of discount। हमें ये assume करना है कि 10% rate of discount अगर हो या 10% रेट ऑफ रिटर्न हो, उस केस में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करते हुए हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा। क्या करेंगे हम 10% पे हम पीवीएफ टेबल से वैल्यू लिख लेंगे, पहले साल की, दूसरे साल की, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ये हमारे कैश इनफ्लोज हो गए, आपस में दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया 4 इयर्स तक के लिए। फिर उसके बाद हमने ऐड की तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई 56,175 रुपीज, जबकि हमारा प्रोजेक्ट पे टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 50,000 का था। जब हमने ये आपस में लेस किया हमारा फायदा हुआ करीब 6,175 रुपीज का।
दैट मीन्स हम इस 10% रेट ऑफ डिस्काउंट से कहीं ना कहीं फायदे में चल रहे हैं। कितने परसेंट के फायदे में चल रहे हैं ये जानने के लिए हम इस फाइनल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारी वैल्यू आई 1.1235। as the profitability index is higher than 1, the proposal will be accepted। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है। यहाँ हमें जितने अब तक हमने मेथड पढ़े हमें सारे मेथड निकालने हैं, ठीक है। लाइक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंस्टॉल अ न्यू मिलिंग कंट्रोल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000। The facility has a life expectancy of 5 years without any salvage value। ठीक है, क्या कह रहा है, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जिसमें उसे इन्वेस्ट करना है जिसकी कॉस्टिंग है 50,000 रुपए, उसे मिला। इस प्रोजेक्ट की टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 5 इयर्स, मतलब ये प्रोजेक्ट 5 साल तक चलेगा, ठीक है। और 5 साल तक चलेगा बट फर्म की कोई भी लाइफ साइकिल या स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट हमें इसी के आगे क्या दे रखा है, द फर्म यूज SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब जो फर्म है उसके हम स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करें, ठीक है। तो हम ऐसा देखेंगे कि जो टैक्स रेट है वो 35% है, और जो एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज बिफोर द इन डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, मतलब डेप्रिसिएशन और टैक्स पे करने से पहले जो भी हमारे कैश फ्लोज रहे हैं उनका डिटेल इस टाइप से है। पहले साल पे हमारा 10,000 आया है, दूसरे साल पे 10,692, थर्ड ईयर पे 12,769, फोर्थ ईयर पे 13,462 एंड देन लास्ट 20,385। अगर हमें पे बैक पीरियड भी यही निकालना है, ARR भी एंड PV भी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी। तो सबसे पहले हम क्या करें, पे बैक पीरियड की बात करते हैं। पे बैक पीरियड हमारे लिए निकालना बहुत इजी है। हमने क्या किया जो भी हमारी ये वैल्यूज थी, ये क्या थी, डेप्रिसिएशन वगैरह, हमारा क्या था, टोटल कैश इनफ्लो 50,000 का था उसको, और 5 थे तो हमने एवरेज कैश इनफ्लो के लिए क्या किया, 5 से डिवाइड किया प्रोजेक्ट की जो कि लाइफ स्पैन था। तो हमारे एवरेज कैश इनफ्लोज 10,000 रुपए आ गए, ठीक है। ये हमारे एवरेज कैश इनफ्लोज आए हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है जो कि बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन है, मतलब अभी डेप्रिसिएशन पे करने से पहले। अब हमने जब इसको माइनस किया तो ये हमारी ये वैल्यूज आई। टैक्सेस हमारा कितना दे रखा था, 35%, उसको भी हमने 33% भी निकाल लिया, तो हमारी वैल्यू आई ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट अर्निंग नहीं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हमने जब टैक्स पे कर दिया है उस समय हमारी क्या अर्निंग रही, यही जो वैल्यू थी इसको हम आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है वो है हमारी CFAT। CFAT मीन्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, जो हमारे कैश फ्लोज रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमें पे बैक पीरियड निकालना है। पे बैक पीरियड के हम क्या करते हैं, हम एक क्यूमुलेटिव क्या वैल्यू निकाल लेते हैं आफ्टर टैक्स की। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी ये CFAT आई है ये वैल्यू यहाँ लिख लो। सबसे पहली 10,000, फिर 10,450, 11,800, 12,250 और 16,750। उसके सामने ही क्यूमुलेटिव CFAT लिख लो। क्या करते हैं, इसको ऐड करने के लिए स्टैट्स में पढ़ रखा होगा बट रिमाइंड करा रहे हैं। पहली वैल्यू को एज इट इज नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट डायगोनल वैल्यू को ऐड करके लिखते चलते। पहली वैल्यू 10,000 एज इट इज नोट डाउन हो गई, ठीक है। जो नेक्स्ट थी 10,450, इसमें ऐड होके बन गया 20,450, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है 11,800, इसमें जब हमने ऐड किया तो हमारी आई 32,250। इस 32,250 से 12,250 ऐड की तो 44,500 आया। 44,500 में 16,750 ऐड किया तो हमारा आया 61,250, ठीक है। अब ये हमारा आ गया 61,250। अब हमारी टोटल जो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, वो कितना था, 50,000। अब जो 50,000 हमारा कहाँ तक, 4 ईयर तक तो हमारा पे बैक हो ही जा रहा है,
5th ईयर में हम 4 ईयर की कुछ वैल्यू ले रहे हैं 4th ईयर की, ठीक है, जब हमें प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना है। उस केस में हम क्या कर रहे हैं, 4th ईयर के बाद प्रोजेक्ट की कुछ वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जो ये वैल्यूज थी, अब देखो ये हमारी क्या है, 44,500 रुपए हमारा 4th ईयर तक रिटर्न हो रहा है, जबकि टोटल कॉस्ट कितनी है 50,000। हमने इस 50,000 को इस 44,500 से माइनस किया तो हमारा आया 5,500। अब उस 5,500 में हमें ये भी देखना है, ये जो हमारा डिफरेंस है ये कितने का है, 4th ईयर की वैल्यू को माइनस किया है 5th ईयर की वैल्यू से, तो हमारा आया है डिफरेंस 16,750 रुपए का, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर दें। फिर क्या करेंगे, सॉरी ऐड नहीं करेंगे। देखो इतना समझ में आ रहा है ना कि जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है 50,000 रुपए। 4th ईयर तक तो हमें ये कॉस्ट पूरी पूरी मिल जा रही है, बट अगर हम 5th ईयर को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू एक्सेस हो रही है। तो हम क्या करें, 4th ईयर तो 4 साल तो हमारा लगेगा ही लगेगा पे बैक पीरियड की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। अब उसके बाद के लिए हम क्या करें, ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 44,000 को 50,000 से माइनस करने पर कितना आ रहा है 5,500। अगर इस वैल्यू को हम इस 16,750 से, ये कहां से आई, इस 44,500 को कितने से, इस 61,250 से डिवाइड माइनस कर दे तो हमारी कितनी आ रही है 16,750। इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करने पर हमारा आ रहा है 0.328। तो हमारी टोटल पे बैक पीरियड कितना हुआ, 4 इयर्स तो पूरा पूरा था ही, एक्स्ट्रा में आया 0.328, दैट मीन्स हमारा पे बैक पीरियड हो गया 4.328 इयर्स का। अब अगर हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, हमारा एवरेज इनकम कितनी आ रही है, एवरेज इनकम हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे कैश इनफ्लोज जनरेट हुए थे इसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे। खैर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम ये पे बैक पीरियड तक पढ़ो, ठीक है। उसके जो नेक्स्ट ये पार्ट है ARR और NPV, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर करेंगे, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है, क्लियर है? यस मैम। ओके, तो जितना आज बताया है उतना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, IRR के जो हमने पेज शेयर किया है ये तुम लोग ध्यान देना, ये जो PDF शेयर किया था 4-5 पेज का है, इसमें तुम लोग को जितने भी क्वेश्चंस मिले अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। क्लियर है यस ना? मैम। ठीक है, तो यस नेक्स्ट मैम। क्लास में इसके आगे का बताएंगे। अब हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं, फाइन। यस मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।